आज हम मीटर ब्रिज यानी मीटर सेतु के बारे में चर्चा करेंगे। मीटर ब्रिज क्या है? तो मीटर ब्रिज एक तरीके का विद्युतीय व्यवस्था है, विद्युतीय परिपथ का एक व्यवस्था है या एक इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का एक डिवाइस है, जिससे हम लोग किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं या किसी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फाइंड करने का काम करते हैं। ये मीटर ब्रिज, हिंदी में इसको हम लोग मीटर सेतु कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? मीटर सेतु कहते हैं। ये 5 नंबर में कई बार पूछा है। इसका कंस्ट्रक्शंस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है और वर्किंग, साथ में इसमें क्या प्रिकॉशन बरतना पड़ता है, प्रिकॉशन, और इससे रिलेटेड सवाल प्रैक्टिकल के भाभा में भी पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के मार्क्स में भी काम आता है इस टॉपिक से। जैसे इस चैप्टर का 2 टॉपिक है, जैसे एक मीटर ब्रिज और एक पोटेंशियोमीटर, दोनों प्रैक्टिकल में काम आता है। तो मीटर ब्रिज यानी मीटर सेतु क्या है? तो मीटर सेतु एक विद्युतीय युक्ति है या विद्युतीय परिपथ का व्यवस्था है, जिससे हम लोग किसी तार का या किसी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर या रेसिस्टेंस ऑफ एनी रेसिस्टर। तो चलो, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है या किस सिद्धांत पे ये आधारित है? तो हम बता दें, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड कंडीशन पे बेस्ड होता, यानी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित अवस्था पे ये आधारित होता। तो प्रिंसिपल कई बार पूछता है कि मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता, तो कुछ नहीं, इट इज़ बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित अवस्था पे बेस्ड है। ये रचना यानी कंस्ट्रक्शंस क्या है? तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शंस भी हम देखेंगे, कंस्ट्रक्शंस क्या होता है, यानी बनावट यानी रचना। तो रचना में कुछ नहीं, इसमें एल शेप का 2 मोटा और चौड़ा रॉड होता, देखेंगे। ये कॉपर का एल शेप का 2 मोटा और चौड़ा रॉड होता है। ये किसी प्लास्टिक या लकड़ी के फ्रेम पे लगा होता है। देखो, इस दोनों की चौड़ाई लगभग बराबर होती है। ये 2 मोटे चौड़े कॉपर यानी तांबे के एल आकार की 2 पट्टी होती है, जो किसी प्लास्टिक या लकड़ी के फ्रेम पे लगा होता या स्क्रू लगा होता। इस 2 एल शेप के कॉपर के पट्टी के बीच एक आयताकार कॉपर की पट्टी होती है, यहाँ भी 2 स्क्रू लगा होता और बीच में भी एक स्क्रू लगा होता। हम लोग इस स्क्रू के बीच में एक नॉन रेसिस्टेंस लगाते हैं, यानी नॉन रेसिस्टर लगाते हैं, जिसका कि वैल्यू नॉन होता, पता होता ये रेसिस्टर आ रहा है। एक अननोन रेसिस्टेंस, जिसका कि रेसिस्टेंस हमको फाइंड करना हो, या अननोन रेसिस्टर या अननोन वायर जिसका रेसिस्टेंस फाइंड करना हो, यहाँ स्क्रू के सहारे हम लोग लगाते हैं। ये 2 स्क्रू है, जिस 2 स्क्रू के बीच हम लोग मीटर ब्रिज का वायर कनेक्ट करते हैं। ये स्पेशली एक स्पेशल टाइप का एक वायर होता है, जिसको मीटर ब्रिज का वायर कहते हैं। ये वायर या तो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन एक तरीके का एलॉय है, जिसका हम लोग इस मीटर ब्रिज के वायर के रूप में उपयोग करते हैं। कई बार सवाल ऐसा भी आता है कि बताओ मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का ही तार क्यों उपयोग किया जाता।
तो बता दें, इस वायर की खासियत ये होती है कि टेम्परेचर बढ़ने पर भी इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं करता, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी अल्फ़ा का वैल्यू इसका बहुत कम होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज करने पे भी इसका बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है टेम्परेचर में। देखो अल्फ़ा डेल्टी होता था ना, यही अल्फ़ा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है, इसका वैल्यू काफ़ी कम होता है इस मैग्नीन या कांस्टेंट के वायर के लिए, इसीलिए हम लोग इसको मीटर ब्रिज में उपयोग करते हैं। तो चलो एक चीज़ और बता दें, ये मिड स्क्रू जो है, इस स्क्रू से एक और वायर कनेक्ट करके इस बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है और एक लंबा सा वायर लगा के यहाँ एक जॉकी लगाते हैं। जॉकी पेन के शेप का एक तांबे का बना होता है, या शुद्ध हिंदी में कासा बोले, कासा या ब्रास का बना एक जॉकी होता है, जिसके पीछे से एक तार कनेक्ट होता है, इसको लूज तार के सहारे हम लोग यहाँ लगाते हैं। ये तार की लंबाई इतनी होती है कि ए से बी तक आसानी से उसको मूव किया जा सके, ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हुआ तार। और ये रेक्टेंगुलर कॉपर की जो पट्टी थी उसकी मिड पॉइंट से जो स्क्रू है, उस स्क्रू से कनेक्ट करके इस गैल्वेनोमीटर के सहारे एक लूज वायर होता है, जिसके लास्ट एंड पे जॉकी लगा होता है। और यहाँ एक मीटर स्केल लगा होता है, जो कि आपको पैमाना का रीडिंग बताएगा कि कितने सेंटीमीटर पे आप जॉकी को मूव कर रहे हो। ये 1 मीटर का होता है। एक बात और इसमें सब प्राय पूछा जाता है कि बताओ इसको मीटर ब्रिज ही क्यों कहते हैं, तो हम बता दें, इस दोनों पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच जो मैग्नीन या कांस्टेंट का वायर उपयोग किया गया जाता है, ये प्रायः 1 ही मीटर का होता है, जनरली 1 मीटर का होता है, इसीलिए हम लोग इसको मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज कहते हैं। तो हालांकि ये चाहे तो 2-3 मीटर का भी हम लोग अपनी इच्छा हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन प्रायः ये 1 मीटर का तार उपयोग किया जाता है, इसलिए हम इसको मीटर सेतु कहते हैं। दूसरी बात, ये किस एलॉय का बना होता है ये मीटर ब्रिज का वायर? तो मीटर ब्रिज का वायर का कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट काफ़ी कम होता है और लेकिन रेसिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, इस सब के बनिस्बत रेसिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। कई बार ऐसा पूछेगा कि ये कॉपर का मोटा और चौड़ा स्ट्रिप क्यों उपयोग किया जाता है, तो हम बता दें, कॉपर का मोटा और चौड़ा स्ट्रिप इसलिए उपयोग करते हैं ताकि इस आर्म का रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल हो और इसके रेसिस्टेंस में कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई बदलाव ना हो। अगर मान लो इसका भी रेसिस्टेंस कुछ कंसिडरेबल हो जाए तो क्या होगा, इसके रेसिस्टेंस में ये ऐड हो जाएगा या इसके रेसिस्टेंस में ये ऐड हो जाएगा, तो इस कॉपर के जो मोटे चौड़े स्ट्रिप हैं, मोटे और चौड़े स्ट्रिप हैं, इसका रेसिस्टेंस कम हो, इसीलिए मोटा और चौड़ा कॉपर का वायर उपयोग किया जाता है, स्ट्रिप उपयोग किया जाता है। यहाँ एक सेल कनेक्ट करते हैं, सेल में एक की लगाते हैं इस तरीके से, जब मन हो तो की को ऑन करेंगे, जब मन हो तो की को ऑफ करेंगे। इसी सेल से हम लोग करंट सप्लाई करने का काम करते हैं और इसका हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस होता है। तो देखो, ये तो रहा बनावट यानी कंस्ट्रक्शन क्या है। अब ये वर्क कैसे करता है, जब कभी भी, अच्छा देखेंगे, जब कभी भी इसको वर्किंग हम देखना चाहेंगे कि वर्क किस तरीके से करता है, इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं क्रिया विधि, यानी क्रिया विधि मतलब काम कैसे करते हैं हम लोग। देखो, जब कभी भी किसी भी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फाइंड करना हो, तो मान लो कि इस एस आर का वैल्यू आप लोग जान रहे हो और एस का जो वैल्यू है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले की को ऑन करेंगे और ये जॉकी यहाँ लगा नहीं होता, जॉकी हटा के रखा हुआ रहता। जैसे की ऑन करेंगे, की को चालू करेंगे, तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस है गैल्वेनोमीटर में करंट आने का कोशिश करेगा। तो अब इस गैल्वेनोमीटर इस गैल्वेनोमीटर में करंट आएगा तो ये जॉकी पे भी करंट आएगा। तो अब इस जॉकी को हम मूव करके, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, इस वायर पे जैसे ही रखेंगे तो इस जॉकी को मूव करके हम आगे पीछे खिसका के चेक करते रहते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे ले जाने के, जैसे मान लीजिए मूव करते करते इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे आए तो मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर से करंट अब नहीं जा रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम करंट सप्लाई
स्टार्ट किए, जैसे की को ऑन किए तो करंट सप्लाई होना स्टार्ट हुआ। तो जॉकी को ए से बी पॉइंट की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं और चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा है। जब कभी भी गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाता, जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाता, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट या जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें गैल्वेनोमीटर में देयर इज नो डिफ्लेक्शन हो रहा हो, मतलब द गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा। डिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा। इसी को हिंदी में बोलते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर जॉकी को रखने के बाद गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति या नल पॉइंट। तो देखो हम मानते हैं यहाँ जो स्केल होगा, स्केल आपको रीडिंग बताएगा कि कितने दूरी पे जा कर के ये आपको शून्य विक्षेप की स्थिति यानी नल पॉइंट मिला। तो हम मान लेते हैं कि ये L दूरी पर आपको नल पॉइंट मिला। तो अभी से ये L दूरी रहा होगा, तो ये 100 माइनस L दूरी रहेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में टोटल 100 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। तो चलो अब जैसे ही ये नल पॉइंट मिला, तो अब देखेंगे इसका मतलब कि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का ये बैलेंस्ड कंडीशन होगा। देखो कैसे, इस जॉकी को और इस गैल्वेनोमीटर के इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे, तो देखो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और रेसिस्टेंस यहाँ आ जाएगा और एस वाला रेसिस्टेंस यहाँ आ जाएगा। और ए से जे तक के वायर का जो रेसिस्टेंस होगा, इस रेसिस्टेंस को RAJ हम कर देते हैं। और यहाँ जो जे से बी तक के वायर का जो रेसिस्टेंस होगा, इसको RJB कर देते हैं, RJB कर देते हैं। ठीक, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो करंट जा रहा है, ये गैल्वेनोमीटर में करंट अब नहीं जा रहा है। यानी कहीं न कहीं ये बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस जब नल पॉइंट मिल गया, यानी गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा, तो इसको हम थोड़ा सा इलोंगेट करके देखते हैं। तो R इस साइड आएगा, S इस साइड जाएगा। A से J तक के वायर का जो रेसिस्टेंस है, ये RAJ हमने यहाँ लिख दिया, और J से B तक के वायर का जो रेसिस्टेंस है, RJB यहाँ लिख दिया। कोई कहेगा सर इस आर्म का रेसिस्टेंस नहीं होगा। इस आर्म का रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, नगण्य हो, इसीलिए तो हम लोग ये मोटा और कॉपर का स्ट्रिप उपयोग किए थे, ताकि इसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। तो चलो अब हम करते क्या है कि ये बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया। तो देखो R/S इज इक्वल टू क्या होगा, RAJ डिवाइडेड बाय RJB। यानी ये है क्या, A से J तक के वायर का रेसिस्टेंस है और ये J से B तक के वायर का रेसिस्टेंस है। तो हम लोग अगर चाहें तो इसके लिए लिख सकते हैं ρLA। तो देखो ρL/A, तो R इक्वल टू रो इंटू L/A होता है। आप लोग पहले से भी आप लोग जानते हैं, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये R इक्वल टू रो इंटू L/A होता। J इंटू बी की जो लंबाई है, ये रेसिस्टिविटी रो तो आएगा ही इस लेंथ के लिए भी, लेकिन लेंथ अब हो गया 100 माइनस L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो पूरे वायर का एक जैसा होगा। तो ऊपर वाले के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, नीचे के लिए भी है। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, यानी R/S इक्वल टू बचेगा 100L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L। इसका मतलब देखो ये L और 100 माइनस L का वैल्यू तो हम लोग यहाँ जो स्केल लगा होता है उस स्केल से फाइंड आउट कर लेंगे। और R और S में से एक वैल्यू ऐसा था, एक रेसिस्टर ऐसा था जिसका वैल्यू आप जान रहे थे, और जो नहीं जान रहे थे वो S था। तो इसमें से S के वैल्यू को अब आसानी से निकाला जा सकता है। ये 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू R हो जाएगा। कुछ नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, S का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये रहा S यानी अननोन रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस फाइंड करने का तरीका बाय व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशन भी बरतना पड़ता है। पूछेगा इससे रिलेटेड प्रिकॉशंस क्या है या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो देखेंगे प्रिकॉशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन, जैसे ही हम की को ऑन करते हैं, की को ऑन करने के बाद नल पॉइंट ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो एक बार आप नल पॉइंट ढूंढो। नल पॉइंट जैसे ही मिल जाता है तो इसके बाद वैसे ही इस की को पुनः ऑफ कर लो, क्योंकि ज़्यादा देर तक करंट इसमें सप्लाई होता रहेगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इस वायर में हीट जनरेट होता है, या यहाँ भी हीट जनरेट हो सकता है। तो हीट जनरेट होने से उसका रेसिस्टेंस
घट बढ़ सकता है, मतलब जिस वैल्यू जिसका आप रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हो उसका रेसिस्टेंस ही अगर बढ़ गया तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाता। पहली बात, जैसे ही हम लोग मीटर ऑन करते हैं या की ऑन करते हैं, की ऑन करने के बाद नल पॉइंट ढूंढते हैं, तो ऐसे ही की को पुनः ऑफ कर लें ताकि बहुत देर तक करंट सप्लाई ना हो। चूँकि बहुत ज़्यादा देर तक अगर करंट सप्लाई होगा तो हीट डेवलप होगा और हीट डेवलप से रेसिस्टेंस चेंज हो सकता है। दूसरी बात कि जब जॉकी को घुमा करके ए से बी तक जब ले जाते हैं तो ए से बी तक ले जाने में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये इस वायर पे जॉकी घसीटाना नहीं चाहिए। अगर ये घसीटता हुआ गया, अगर ये रब होगा तो घसीटाने से होगा क्या कि वायर का एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं चूँकि वायर पतला हो जाएगा, बार बार जॉकी को खिसकाएंगे ये आगे पीछे, तो कहीं एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगा, कहीं एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कैलकुलेशन सही नहीं होगा। चूँकि अभी तुरंत देखो R = ρ × L/A आया था, L/A, और यहाँ भी ρ × 100 - L / A, इस तरीके का हमने कैलकुलेशन किया था। तो एरिया से एरिया कैंसिल किए थे। अगर मान लो इधर के पार्ट का एरिया पतला हो जाए, इधर के पार्ट का एरिया अधिक हो जाए, तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ न कुछ कैलकुलेशन में परेशानी खड़ा करेगा। इसकी वजह से ये घसीटाना नहीं चाहिए, घसीटते नहीं है, उठा उठा के हम लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पर नल पॉइंट ढूंढने का प्रयास करते हैं। तीसरी बात कि ये जो स्क्रू है, स्क्रू टाइटली पैक्ड होना चाहिए, यानी स्क्रू को सही तरीके से कसे हुए होनी चाहिए, नहीं तो ये लूज कनेक्शन के होने की वजह से रेसिस्टेंस ज़्यादा कम हो सकता है या उसमें शॉर्ट सर्किट भी लगने वगैरह का डर रहता है। तो ये स्क्रू को टाइटली कसे हुए होनी चाहिए। और एक और प्रिकॉशन हम लोग क्या बरतते हैं, जैसे मान लो कि किसी कारणवश इस आर्म का रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गया, इस आर्म का रेसिस्टेंस कम हो गया, तो इस आर्म का रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गया मतलब इसमें ऐड हो जाएगा रेसिस्टेंस, तो कैलकुलेशन में परेशानी होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि आर्म को अदला बदली के, जैसे मान लो R को यहाँ लगाए और S को यहाँ लगाए, तो एक बार S कैलकुलेट कर लिए तो मान लो S1 का वैल्यू समथिंग आया, उसी तरीके से अब S को यहाँ लगा दो, R को यहाँ लगा दो, अब इस बार जो वैल्यू आएगा वो मान लो x' आ गया। तो इन दोनों अलग अलग आर्म में लगा देने से क्या होता है कि अगर मान लो इधर का रेसिस्टेंस ज़्यादा भी होगा तो इसमें ऐड हो गया होगा, दूसरी बार अगर हम पलट के लगाते हैं तो जितना ये ज़्यादा हुआ होगा बाद में उतना कम आ जाएगा। तो ये S1 एक बार कैलकुलेट किए थे x, दूसरी बार कैलकुलेट किए थे x', अब दोनों का क्या कर लो, x और x' का एवरेज वैल्यू निकाल लो, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। जैसे पलड़े वाली तराजू में अगर किसी एक साइड से पासंग ज़्यादा होता तो क्या करते हैं, जैसे मान लो पलड़े वाली तराजू है, अगर एक साइड पासंग ज़्यादा, तो मान लो एक साइड 100 ग्राम ज़्यादा नापा जा रहा, तो 5 बार, जैसे मान लो टोटल 10 बार नापना, तो 5 बार इधर से नाप लो, 5 बार इस पलड़े से नाप लो, पलट के नाप लेते हैं। तो एक तरफ अगर 100 ग्राम ज़्यादा गया तो दूसरी बार 100 ग्राम कम जाएगा, तो टोटली बैलेंस हो जाएगा। वही हाल यहाँ होता। अगर इधर का रेसिस्टेंस ज़्यादा था और इधर का रेसिस्टेंस कम था, तो इधर वाला रेसिस्टेंस ज़्यादा इसमें ऐड हो जाता था, तो हम क्या करें कि R और S को अदला बदली करके नाप लेते हैं ताकि इसका एवरेज वैल्यू निकाल लें, तो वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आता है। तो ये सब प्रिकॉशन था, जो प्रिकॉशन हम लोग मीटर ब्रिज में बरतते हैं और बरतना चाहिए ताकि कैलकुलेशन एग्जैक्ट हो और मीटर सेतु के एक्सपेरिमेंट में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो चलो, ये मीटर सेतु था, यानी मीटर ब्रिज था। और एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में हम अगले दिन चर्चा करेंगे, चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाएगा। और पोटेंशियोमीटर भी इसी तरीके से बेस्ड है। जैसे वोल्ट मीटर क्या होता है कि वोल्ट मीटर से भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स निकालते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर से भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स निकालते हैं। तो पोटेंशियोमीटर ना एग्जैक्ट कैलकुलेशन, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट कैलकुलेशन देता है, यानी ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू तक हम लोग पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। दूसरी बात, पोटेंशियोमीटर से हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद इसके EMF को कंपेयर कर सकते हैं। तो वो सब पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन वगैरह हम कल बताएंगे, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे होता है।